ओके बच्चों, शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। दिस इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर टर्म 2। फर्स्ट टर्म 2 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी नेशनल इनकम, दैट कैरी 10 मार्क्स। एंड जो ये यूनिट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 चैप्टर हैं, जो ऑल दी 3 डिफरेंट चैप्टर्स अलग अलग वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। यहीं से शुरू होती है यूनिट। एक्चुअली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू आर स्टडिंग इकोनॉमी एज अ होल। तो जो भी कंसेप्ट है वो इकोनॉमी एज ए होल, सबसे पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि जो भी कंसेप्ट है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, जो भी चैप्टर है वो इकोनॉमी एज ए होल हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, देखो डिमांड और सप्लाई माइक्रो में भी थे, यहाँ मैक्रो में भी आ गए। तो इसका मतलब यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है पूरी इकोनॉमी एज ए होल है। पूरी इकोनॉमी के कंसर्न है कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है, पूरी इकोनॉमी में सप्लाई कितनी है। तो इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर्स आर प्लान टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स आर प्लान टू बाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड, इसको हम शॉर्ट में AD बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स आप कह सकते हो टोटल डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अब एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि हाउ मच टोटल मनी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स आर प्लान टू कंज्यूम एंड इन्वेस्ट, कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं ऑल कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी and all producers in an economy for investment purpose. So this is basically क्या है, ये नोट्स मैंने लिख दिए हैं, आपको मिल जाएंगे, अभी मिल भी गए होंगे। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, टोटल डिमांड। बेसिकली याद रखेंगे, टोटल डिमांड ऑफ, या फिर टोटल डिमांड एंड टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, टोटल या फिर टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर, टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर कंजम्पशन, एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये बेसिकली है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, व्हाट पीपल आर प्लान टू कंज्यूम, पीपल आर प्लान टू इन्वेस्ट और पीपल आर प्लान टू कंज्यूम। तो टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड है तो टोटल डिमांड और टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच पीपल प्लान टू कंज्यूम एंड इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इन ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि यार डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो चेंज होती रहती है। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से एग्रीगेट डिमांड चलता है। अब सीधे सीधे हम चलते हैं कंपोनेंट पे, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट है, सबसे पहले कंपोनेंट आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम सी से डोनेट करते हैं, सी का मतलब कंजम्पशन से है। हाउस होल्ड मीन्स प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर, फैमिलीज, कंज्यूमर्स, जितना भी पैसा वो खर्च करने के लिए तैयार हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस, दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्टली इनकम। देखो माइक्रो में जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, लेकिन यहाँ जो मैक्रो में जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है लोगों का वो उनकी इनकम पे डिपेंड करता है।
तो किस पे डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। इट इज रिलेटेड टू इनकम। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन या सी ऑल्सो इंक्रीजेस। आप भी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा पैसा प्लान करोगे कंजम्पशन के लिए, आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो कम पैसे खर्च करोगे। सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू इनकम, बल्कि और हमें कहना चाहिए कि ये डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड है। डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि जो पैसा लोगों के पास जेब में है, जितना वो अपना खर्च कर सकते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे लोगों के पास इनकम आई 10,000 रुपए इनकम आई, या 20,000 आई, या 50,000 आई, या 1,00,000 रुपए इनकम आई, तो उसमें तो कुछ पैसा गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में हमसे ले लेती है, इनकम टैक्स के फॉर्म में। तो उस टैक्स की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, टैक्स के अमाउंट को माइनस कर दिया अपनी इनकम से, तो जो बैलेंस पैसा बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। इतना पैसा आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट कंपोनेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और सी। और जो सेकंड कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है, दिस इज डिनोटेड बाय आई। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स में आई इन्वेस्टमेंट को शो करता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब है कि प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, वो कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हाउ मच दे आर प्लान टू इन्वेस्ट, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट पे खर्च करने के लिए रेडी है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। मान लिया एक बिजनेसमैन है, वो 1,00,000 रुपीज स्पेंड करना चाहता है, 1,00,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी। इस तरह से पूरे जितने भी इकोनॉमी में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, इसका नाम ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इसका गवर्नमेंट की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड मीन्स ऑल प्राइवेट सेक्टर हाउ मच मनी दे प्लान टू इन्वेस्ट ऑन इक्विपमेंट्स, गुड्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। एंड ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इट इज रिलेटेड, ये तो रिलेटेड है इनकम से, ये रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं, बिजनेसमैन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ तो लोन लेने से पहले वो 2 बार सोचेंगे कि लोन ले या ना ले, इतना पैसा तो इन्वेस्टमेंट का देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का देना पड़ेगा, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो भी कम होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है, सस्ते लोन पे डिमांड ज्यादा होती है लोन्स की। और एक डिपेंड करता है ये प्रॉफिट के ऊपर। अगर लोगों को लग रहा है, बिजनेसमैन को लग रहा है उसे बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सोचेगा। और अगर कम उसको प्रॉफिट लग रहा है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। सो सेकंड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, दिस इज कॉल्ड आई, एंड दिस इज एक कंजम्पशन की डिमांड हो गई, एक इन्वेस्टमेंट की डिमांड हो गई। दो ही बेसिकली डिमांड होती है इकोनॉमी में, या तो कंजम्पशन के लिए लोग पैसे स्पेंड करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की डिमांड, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड, ये भी प्राइवेट सेक्टर है, ये भी प्राइवेट सेक्टर। तो इकोनॉमी में एक और सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो दिस थर्ड इज गवर्नमेंट डिमांड। तीसरा कंपोनेंट हो गया गवर्नमेंट डिमांड, दिस इज डिनोटेड बाय जी। जी मींस गवर्नमेंट डिमांड। तो गवर्नमेंट की जो डिमांड है, गवर्नमेंट आल्सो डिमांड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट आल्सो प्लान टू स्पेंड मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है वो कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए करती है। गवर्नमेंट वेरियस सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत पैसे खर्च होते हैं। गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल 10 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ का। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे। खर्च करेंगे मतलब कि गवर्नमेंट चीजों की डिमांड करेगी, किसके लिए? जनता के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो गवर्नमेंट की डिमांड बेसिकली 2 चीजों के लिए होती है, या तो गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए पैसे खर्च करती है, और सेकेंडली गवर्नमेंट डिमांड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स रोड्स एंड डैम्स एंड ब्रिजेस, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट की डिमांड है वो ना तो इनकम से रिलेटेड है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है।
गवर्नमेंट की जो डिमांड होती है वो रिलेटेड है लोगों की रिक्वायरमेंट से। अगर इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लोगों की, गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों को नीड है, गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करने हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी स्पेंड करना है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करती है, राइट। तो जो गवर्नमेंट डिमांड है दैट डिपेंड अपॉन नीड ऑफ द पीपल और नीड ऑफ द इकोनॉमी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्पोजेबल इनकम से कनेक्टेड नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड को शो कर रहा है। तो ये तो दोनों होगी प्राइवेट सेक्टर की डिमांड, ये होगी गवर्नमेंट की डिमांड। तो पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है वो प्राइवेट डिमांड प्लस गवर्नमेंट डिमांड, दोनों की डिमांड को टोटल करके आता है एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब आपको दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक तो होती है क्लोज इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी में क्या है, क्योंकि हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, दैट इज क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मीन्स आप इन्वेस्टमेंट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका दूसरे कंट्रीज से कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, तो ना तो गुड्स बाहर जा रही है ना गुड्स दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रही है, इंडिया की चीजें इंडिया में बिक रही हैं, वो क्लोज इकोनॉमी हो गई। क्लोज इकोनॉमी में जो आपकी डिमांड होगी वो कंट्री के अंदर से ही आएगी, या तो कंज्यूमर से आएगी या इन्वेस्टर से आएगी या गवर्नमेंट से आएगी। लेकिन अगर कोई भी इकोनॉमी आज की डेट में कोई क्लोज इकोनॉमी नहीं है, आज की डेट में क्या है, ओपन इकोनॉमी है। तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, दूसरे कंट्री से इकोनॉमिक रिलेशन भी है, तो हमारी चीजें दूसरे कंट्री में जाएंगी भी, एक्सपोर्ट भी करेंगे और हम इंपोर्ट भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। तो हमारा अगर जो इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है, इन क्लोज इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी है तो इसमें हमारा एक कंसेप्ट और हो गया, ए टी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट पता है आपको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट शो कर रहा है कि आपकी चीजों की डिमांड दूसरे कंट्री में है, इंपोर्ट शो कर रहा है कि आपकी कंट्री के लोगों की जो कमोडिटी डिमांड है और दूसरी कंट्री के कमोडिटीज के लिए। तो इंपोर्ट शोज यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, एक्सपोर्ट शोज यू आर सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री। तो ये चौथा फोर्थ कंपोनेंट हो गया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चार कंपोनेंट हो गए तुम्हारे एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। अब इसमें जो आगे चलता है वो है कि एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर का मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस तरह से चेंज होता है, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। तो इसके लिए हमने एक वो बनाया है, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल बनाया है। तो शेड्यूल में आपको शो कर देता हूं, इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, आपने नोट कर लेना, इसको बाद में देख लेना। ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एडी शेड्यूल, SCHEDU, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को हम कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ इनकम, उसके बाद आ गया हमारा सी कंजम्पशन, उसके बाद आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में हो गया एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया सी, ये हो गया आई और ये हो गया सी प्लस आई। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दो कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के। कंजम्पशन इंक्लूड प्राइवेट कंजम्पशन एज वेल एज गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सपोज करो कोई इकोनॉमी है, अभी उसमें लेवल ऑफ इनकम जीरो है। लेवल ऑफ इनकम जीरो का मतलब है कि अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई कंजम्पशन है, बट लेवल ऑफ इनकम मतलब
लोग एम्प्लॉयड नहीं है, और कुछ अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पहले का प्रोड्यूस किया हुआ है लेकिन अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनकम जीरो होने का मतलब है आउट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट तीनों चीजें जीरो हैं। तो अभी फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकम लेवल जीरो है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, आप कहोगे कि जब इनकम ही नहीं है तो कंजम्पशन कैसे करेंगे? करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपकी इनकम फॉर एग्जांपल अभी टेम्परेरी जीरो है, लेकिन आप खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। यू विल कंज्यूम मिनिमम, आई मीन ईटेबल्स, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे सर्वाइवल के लिए। चाहे आप लोन लो किसी से या बोरो करो, या सेविंग, पुरानी जो सेविंग्स आपके पास पैसे रखे हैं उसको यूज करो, कैसे भी करो, लेकिन कंजम्पशन अभी कभी भी जीरो नहीं होता। कंजम्पशन हम मान लिया यहाँ पे हमारा 50 है, इनकम हमारी बढ़ेगी, इनकम को हम आगे बढ़ा रहे हैं 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ये हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम आ गया। अब इस डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को हम पे हमारा जब इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन हो गया हमारा, सपोज करो यहाँ 75, यहाँ पे कंजम्पशन हो गया 100, यहाँ कंजम्पशन हो गया 125, यहाँ कंजम्पशन हो गया 150, इधर कंजम्पशन हो गया 175 और यहाँ कंजम्पशन हो गया 200। इधर देखो इनकम राइज हो रही है, कंजम्पशन भी राइज होगा। लेकिन इसमें एक चीज नोट करोगे, आगे जब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो तब भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जिस रेशियो से हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, जिस रेशियो से हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम इज इंक्रीजिंग विद द डिफरेंस ऑफ 50-50, बट कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग ओनली 25-25-25-25। तो ये एक रेशियो नहीं होता, रेशियो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ये कि जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। बहुत प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि अगर किसी बंदे की इनकम डबल भी हो जाएगी तो एकदम कंजम्पशन डबल नहीं हो जाएगा, खाना पीना डबल नहीं कर देगा वो, राइट। तो इस तरह से कंजम्पशन इंक्रीजिंग स्लोली एंड इनकम इंक्रीजेस रैपिडली। अब हमारा इन्वेस्टमेंट, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। ये इसको हम कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से कनेक्टेड नहीं है। ना तो इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल की इनकम से कनेक्टेड है, ना ही गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की इनकम से कनेक्टेड है। तो इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज भी होगी तो इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट, बिकॉज ये इनकम इनइलास्टिक है। इनकम का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। अब इसको ऐड करते जाओ, 50 एंड 50 100, 75 और ये 125, ये 150, this is 175, this is 200, this is 225 and this is 250। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये इनकम लेवल हो गया, ये कंजम्पशन लेवल हो गया, ये इन्वेस्टमेंट लेवल हो गया। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों कंपोनेंट को जोड़ दिया तो एग्रीगेट डिमांड आ गया, राइट। अब हम इसको डायग्राम के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इधर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये इनकम, ये हमने जो लेवल ऑफ इनकम है इसको हमने इधर ले लिया एक्स एक्सिस पे इनकम, यानी कि वाई। यहाँ पे हमने ले लिया एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई इज इक्वल टू ए डी। कंजम्पशन भी दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे और एग्रीगेट डिमांड भी दिखाएंगे, तीनों को हमने यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो हमने यहाँ निशान लगा लेते हैं, ये 50 जीरो हो गया, 50 100 150 200 250 एंड दिस इज 300। ये हो गया हमारा इनकम। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगा लो। चलो यहाँ भी 50 100 150 200 250 एंड 300, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगा लो एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। इनकम के सारे लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया 50 50, ये कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये हो गया हमारा सी।
इन्वेस्टमेंट सॉरी आई, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट आई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई। अब आ जाओ कंजम्पशन की लाइन, 0 पे 50 है तो 0 पे 50 ये है, 50 यहां से शुरू होगा इन्वेस्ट कंजम्पशन हमारा, 0 पे 50, 50 पे 75, 100 पे 100, यहाँ पे ये इक्वल हो गया, ये इनकम 100 है, ये भी 100 है, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई यहाँ पे। फिर इसके बाद 125, 200 पे 150, फिर यहाँ पे 200 175 एंड 300 पे ये होगी हमारी 200, ये हो गया हमारा सी, ये सी कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन की लाइन हो गई, जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंजम्पशन की नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अब हमारा आता है एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो इसके ऊपर आएगी और 100 से शुरू होगा, क्योंकि ये 0 पे 100 है तो 100 हो गया, फिर 125, ये 150, इस तरह से करके ये हमारे पॉइंट्स आ गए और हम ये बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी इसके कंजम्पशन की लाइन की, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ सी प्लस आई, तो सी के अंदर आई जोड़ दिया, आई क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसलिए एडी और कंजम्पशन के बीच में जो गैप है वो भी बिल्कुल सेम है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन दोनों ही कभी भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है क्योंकि सी जीरो नहीं है, कंजम्पशन जीरो नहीं है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, और इन्वेस्टमेंट भी जीरो नहीं है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया। तो कंजम्पशन की लाइन और एग्रीगेट डिमांड दोनों लाइन स्टार्ट होंगी वाई एक्सिस से, कहीं से भी वाई एक्सिस से शुरू होंगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं होंगी, क्योंकि सी जीरो नहीं होता, आई भी जीरो नहीं है, तो एडी भी जीरो नहीं होगा, एडी सम टोटल ऑफ सी एंड आई। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया, इसको आप देख लो अच्छे से। अब इसमें क्या है कि एग्रीगेट डिमांड या भी कंजम्पशन, इसके क्या है कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड मतलब एक तो है एग्रीगेट डिमांड का इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है, एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले तो ये। दूसरा ये हो गया कि जो एग्रीगेट डिमांड है, एडी नेवर बी जीरो, एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होता है, नेवर बी जीरो, एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होगा, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी एडी जीरो नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं होता। so it starts from somewhere y axis, एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होगा, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए वो कहां से शुरू होगा, वो एग्रीगेट डिमांड शुरू होगा आपका कहां से, वाई एक्सिस से शुरू होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, पॉजिटिव रिलेशन है या अपर स्लोपिंग है, तो पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है कि इनकम के और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। फिर थर्ड पॉइंट हो गया, सी ऑल्सो नेवर बी जीरो, कंजम्पशन भी कभी जीरो नहीं होता, बिकॉज देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज देयर इज मिनिमम कंजम्पशन, कम से कम मिनिमम कंजम्पशन जरूर होता है। अब इसमें एक चीज और है कि नंबर 4 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड राइज हो रहा है, इनकम भी राइज हो रहा है, लेकिन इनकम के और एग्रीगेट डिमांड के राइज होने का जो रेशियो है वो अलग अलग है। इनकम इंक्रीजेस रैपिडली एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस स्लोली बिकॉज कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग स्लोली।
इनकम राइज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड भी राइज होगा, बट राइज इन इनकम इज मोर देन राइज इन एग्रीगेट डिमांड। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ एडी, एडी का पार्ट है, इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, इनकम पे डिपेंड नहीं है। एग्रीगेट डिमांड सी कंजम्पशन, सी इनकम पे डिपेंड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड की लाइन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में, राइट। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल हो गया, सबसे आसान है, 0 से शुरू करेंगे, 50-50 के डिफरेंस से इंक्रीज करेंगे, इसको बिगिनिंग में 50 मान लो, यहाँ पे 25-25 इंक्रीज कर दो, एक रेशियो से, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट मान लो 50 और इन दोनों को ऐड कर दो तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। अब आपको मैं बताता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इसी में पूरा कर लेते हैं। ये हो जाएंगे कंपोनेंट भी एग्रीगेट सप्लाई के, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई को शुरू करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, एक सेकंड वेट करना। ओके फाइन, इसको भी मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ओके, अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई। अब यहाँ पे भी देखिए, एग्रीगेट डिमांड में मतलब टोटल डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल सप्लाई। अब टोटल सप्लाई क्या, पूरी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से देखना है, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पूरी इकोनॉमी में सप्लाई कितनी है। सप्लाई का मतलब है जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करता है। तो इकोनॉमी यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है और सप्लाई है वो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, सप्लाई किया मार्केट में, सप्लाई मतलब ही इज विलिंग टू सेल। जो माइक्रो में आपने कंसेप्ट पढ़ा सप्लाई का, उसका मतलब है कि प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल हिज प्रोडक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, दैट वाज लॉ ऑफ सप्लाई। बट यहाँ पे सप्लाई थोड़ा सा अलग है। यहाँ सप्लाई का मीनिंग है कि इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ऑल द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑल द प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड यू नो फार्मर्स, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर कितना प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, हाउ मच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ मच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, विलिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे लोग जो हैं कितना प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, दैट इज टोटल एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसको फिर से बता देता हूं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि कितनी कमोडिटीज इकोनॉमी में प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो इकोनॉमी के लिए जो प्रोडक्शन है आउटपुट हुआ, वही इनकम है। अब कैसे इनकम, प्रोडक्शन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो अमाउंट ऑफ गुड है, क्वांटिटी ऑफ गुड है। क्वांटिटी ऑफ गुड को जब मनी में कन्वर्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर यूनिट से, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। वही टोटल अमाउंट जो है वही इनकम होती है कंट्री की, वही जीडीपी होता है, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम जीडीपी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यहाँ एक ही मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो एग्रीगेट जो सप्लाई है दैट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कि कितना प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में। तो जो एग्रीगेट डिमांड है ये भी क्या है, ये भी प्लान एग्रीगेट डिमांड है, प्लान आउटपुट है, willing to how much producers are willing to produce, that is। और ये किसके बराबर होता है, ये हमारी नेशनल इनकम या फिर हम कह सकते हैं कि जीडीपी के बराबर है। कितना इकोनॉमी का जीडीपी है मतलब आउटपुट कितना हुआ, मतलब नेशनल इनकम कितनी है, तो
उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होगा। मतलब इतनी गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर सेल इन द इकोनॉमी, दे आर अवेलेबल फॉर सेल और विल बी अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई दो कंपोनेंट हैं। अब कंपोनेंट आपको आप एकदम समझ जाओगे कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम, मैंने बोला इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम, इसको हम वाई से भी शो करते हैं। वाई मीन्स इनकम, वाई मीन्स यील्डिंग। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं और आई से इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो वाई और एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में वन एंड द सेम थिंग है। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम है 1000 रुपए, फॉर एग्जांपल 1000 आपकी इनकम है और आपने उसमें से 800 रुपीज कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन कर लिया 800, कितना बचा 200 सेविंग, सेविंग होगी आपकी 200। तो अगर मैं आपकी कंजम्पशन 800, कंजम्पशन इज इक्वल टू 800 और सेविंग इज इक्वल टू 200, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो आपकी इनकम आ गई नहीं आ गई? बोलो, इनकम आ गई। कंजम्पशन, आपकी कंजम्पशन को मैंने और आपकी सेविंग को ऐड कर दिया तो इनकम आ गई। तो दो कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई के, दो कंपोनेंट है, एक तो कंजम्पशन और एक हो गया सेविंग। इसको हम एस बोलते हैं और इसको हमने सी बोला, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये होगी हमारी इनकम वाई, ये होगी हमारी इनकम। लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब सी प्लस एस। अब अपना सेविंग देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ध्यान से समझना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि इनकम है। यहां से शुरू करते हैं थर्ड से, आपको जल्दी समझ में आएगा। 100 इनकम है आपकी, 100 कंजम्पशन है, तो सेविंग कितनी हो गई 0, मतलब कुछ भी पैसा नहीं बचा आपका, कोई सेविंग नहीं है। 100 रुपए इनकम अर्न किया था, 100 रुपए कंज्यूम कर लिया, सेविंग हो गई 0। 150 आपकी जेब में इनकम है, 125 ने कंज्यूम कर लिया तो 25 सेविंग हो गई। 200 इनकम है, 150 आपने कंज्यूम कर लिया, 50 आपकी सेविंग हो गई। 250 आपकी इनकम थी, 175 कंजम्पशन हो गया, 75 सेविंग हो गई। यहाँ आपकी 200 कंजम्पशन है, 100 सेविंग हो गई। अब देखो यहाँ ऊपर आ जाओ, जब आपकी 50 इनकम है और 75 कंजम्पशन है, यानी कि कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, ज्यादा कंज्यूम कर लिया, सेविंग कम थी, तो आपकी जो सेविंग है वो माइनस में आ जाएगी, यानी कि 25 माइनस में चल रहे हो, तो यहाँ पे कितना माइनस में हो जाएगा 50 माइनस में हो गया। यानी कि लोअर लेवल ऑफ इनकम पे जब आपका कंजम्पशन इज मोर एंड इनकम इज लेस, तो सेविंग्स जो होंगी नेगेटिव में होंगी, यानी कि जो बहुत पुअर लोग हैं उनकी सेविंग नेगेटिव में होगी, यानी कि पैसे तो कमाए नहीं उन्होंने और खर्च कर दिए, कंज्यूम कर लिया, इनकम है नहीं, तो नेगेटिव सेविंग हो गई ना, नेगेटिव सेविंग। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आप वापस फिर वहीं एग्रीगेट सप्लाई पे पहुंच जाओगे, प्लस 50 माइनस 50 0, 75 माइनस 25 50, दिस 100, इसको ऐड करो 150, इसको ऐड करो 200, इन दोनों को ऐड करो 250 और इन दोनों को ऐड करो 300, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई। अब देख लो कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम चीजें हैं, सेम वैल्यू है। मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये सोच लो एक मिनट के लिए। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आउटपुट और इनकम एक ही चीज होती है, जितना आउटपुट उसको मनी में कन्वर्ट कर दो, इनकम आ गई। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, राइट, विलिंग टू प्रोड्यूस, एंड तो ये उसका एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर हो गई। तो ये आपके चीजें हो गई इनकम। ये दो कॉलम सेम है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में ये दो कॉलम बिल्कुल सेम है, इनकम और कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे सेविंग और ऐड कर दिया हमने, इन्वेस्टमेंट को हटा दिया और सेविंग ऐड कर दिया,
क्योंकि ये कंज्यूमर साइड से, बायर साइड से। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए सी प्लस एस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, नंबर 1 कंजम्पशन एंड नंबर 2 सेविंग्स, दो चीजों। तो ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हमने ये डायग्राम बना, आपका टेबल ड्रॉ कर लिया, शेड्यूल बना दिया। अब हम इसको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनकम वही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली इनकम को यहाँ लिया है हमने, 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड दिस इज 300। इधर हमने ले लिया एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसको भी हमने ये यहां से निशान लगा लो। ये हो गया 50, ये हो गया 100, 150, 100, 200, 250 और ये हो गया 300। ठीक है, पहले आप कंजम्पशन लगा दो। कंजम्पशन हमने यहाँ से शुरू किया था, 50 से शुरू होके 200 पे खत्म हो गया। ये हो गया हमारा 200, ये हो गया 200, तो ये हमारा कंजम्पशन की लाइन हो गई। ये हो गया सी। अब हमारा एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग भी लगाएंगे अभी, एक मिनट। कंजम्पशन, चलो सेविंग लगा लो। सेविंग नेगेटिव सेविंग से शुरू हो रहा है, तो ये -50 हो गया, ये -25 हो गया। -50 जीरो पे 100 नीचे आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, माइनस में 50, 50 पे यहाँ पे 50 हो गया, 50 पे हो गया ये -25, तो -25 का ये हो गया। 100 इनकम पे जीरो सेविंग है, तो जीरो सेविंग जीरो की लाइन को टच करेगी। हमने इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। इस सेविंग की लाइन आ रही है, ध्यान से देखना। फिर जीरो हो गया, फिर 25, 50, 100 और 75 और 100। यहाँ पे इस पे हो गया 25, 200 पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 75 और यहाँ हो गया 100। ये लाइन हमारी ऐसे आ गई, सीधी लाइन आएगी, ये सेविंग की लाइन होगी। तो सेविंग की लाइन नेगेटिव से शुरू होगी, जीरो पे टच करेगी और पॉजिटिव आगे निकल जाएगी। यहाँ पे देखो सेविंग नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है। यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, फिर जीरो आ गई और फिर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो कंजम्पशन लग गया, सेविंग लग गया। अब हमारी इनकम रहेगी, क्योंकि ये 50 पॉजिटिव है, 50 नेगेटिव है, तो इनकम आ गई जीरो। यहाँ भी देखो जीरो, 50 पे हो गया हमारी 50 इनकम, यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया 50, ये 50 है, ये -25, ये 75, तो ये कंजम्पशन ऊपर है। फिर 100 पे हो गया 100, ये 100 है, ये और ये 100 बिल्कुल इक्वल जाएगा, ये दोनों सेम हो गए कंजम्पशन, तो जीरो इनकम है। ये लाइन यहाँ पे एक वर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद ये 150 पे हो गया 150 पे हो गया 150, बिल्कुल ये आ गया 150 यहाँ पे। फिर 200 पे ये 200, फिर 250 पे ये 250 और ये 300 पे 300। ये हमारा ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, सी एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी सी इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे कंजम्पशन की लाइन है, कंजम्पशन और इनकम इस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल है। ये 100 है, ये 100 है, इनकम जीरो है, तो इसी पॉइंट पे जो सेविंग होगी, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कर, क्योंकि इनकम की इक्वल है, एवरीवेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो जब हम एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बनाएंगे, ये और ये सेम है, तो ये आएगा कितने डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल बनेगा एग्रीगेट सप्लाई के कर्व में। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी 45 डिग्री एंगल। तो इनकम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होगा,
क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ये 0 है, ये भी 0 है, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 150 है, ये भी 150, तो दोनों नेट टू नेट चल रहे हैं। इधर हम एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई और ये इनकम, इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कंपोनेंट हो गए आपके एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। तो ये डायग्राम जैसे हमने नोट्स में बनाया था वही सेम डायग्राम यहाँ पे है, आप इसको उधर भी पढ़ लेना, इधर भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया हमारा C इजिकल टू वाई, इससे पहले ये हो गया हमारा C इज ग्रेटर देन y, और इसके बाद हो गया C कंजम्पशन इज लेस देन y। यहां से आता है कंजम्पशन ऊपर है, इनकम की लाइन नीचे है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वल होगा, और इसके बाद C इज लेस देन y, C इज लेस देन y, इससे पहले C इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे हो गया C इज इक्वल टू y, ठीक है। जब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो सेविंग्स नेगेटिव हो गए। जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो सेविंग 0 हो गई। जब कंजम्पशन कम है, पैसे कम खर्च कर रहे हो, इनकम ज्यादा है आपकी, पैसे बच रहे हैं, मतलब सेविंग पॉजिटिव आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के कर्व का बिहेवियर कैसा है, इसमें आ जाता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में सबसे पहले क्या है कि जो इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव प्रोपोर्शनेट है, पॉजिटिव है, प्रोपोर्शनेट है, दोनों का रेशियो सेम होगा, सिंस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो ये इसलिए 45 डिग्री एंगल बनाएगा, इसको ध्यान से समझ लो, इसलिए ये 45 डिग्री एंगल है, पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट, इसलिए 45 डिग्री एंगल बना रहा है। 45 डिग्री एंगल का यही रीजन है। तो सम ऑफ C प्लस S इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। जहां पे ये एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो वहां पे सेविंग होगी आपकी 0, और इसको हम शुरू में क्या होगा, शुरू में इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी हमारी कंजम्पशन होगी, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज कंजम्पशन इज पॉजिटिव। तो C प्लस S I होता है, इनकम होता है, मतलब Y होता है, तो यहाँ पे इसलिए जितना ये पॉजिटिव होगा, मतलब एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन जितना पॉजिटिव होगा, सेम अमाउंट सेविंग नेगेटिव होगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग होगा उसको ऑटोनॉमस सेविंग कहते हैं, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होगा उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये जो हो गया C, ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस सेविंग, S बार एंड C बार, ये याद रखेंगे। C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, S बार मींस ऑटोनॉमस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग हमारी बढ़ती जाएगी, पहले सेविंग नेगेटिव होती है, फिर सेविंग 0 हो गया, फिर सेविंग पॉजिटिव हो गई। तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस एंड सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होंगी। आप वैसे भी जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा पैसे कंज्यूम करते हो, ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हो, और उसके बाद सेविंग भी आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इनकम पे जाके, बहुत हाई लेवल ऑफ इनकम पे जाके क्या होगा कि आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी, आप जितना कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, उससे ज्यादा उसमें से जितना कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा सेविंग कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। मान लिया आपकी करोड़ रुपए की इनकम होगी, करोड़ रुपए में से आपने 10-20 लाख खर्च कर दिए, 30 लाख खर्च कर दिए, बाकी तो सेविंग ही होगी। कितना कंज्यूम कर लोगे, है ना। तो बहुत हाई लेवल ऑफ इनकम पे जाके फिर हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है, बट एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम हमारी सेविंग कहीं नेगेटिव होती है बहुत, क्योंकि हमें कंजम्पशन से ज्यादा इनकम से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है।
उस मिनिमम कंजम्पशन के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है. दैट इज वाई इन द बिगिनिंग कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. बट कहीं कहीं कंफर्टेबल पोजीशन आती है हमारी, जितना इनकम किया ठीक है भैया, उतने में कंजम्पशन हो गया हमारा, उतने में पूर्ति हो गई. तो ये वो लेवल ऑफ इनकम है वेयर सी इज इक्वल टू 1, जहाँ कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है. तो वहां पे सेविंग हमारी जीरो होगी, और इनकम बढ़ गई सेविंग पॉजिटिव हो गई, सेविंग आगे बढ़ाने लगे आप. तो ये सब हो गया आपके ये कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन का आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट. ठीक है, अब बस इसको मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो आएगा वीडियो, उसमें होगा कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन. ये कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में हम आगे देखेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.